हेलो दोस्तों। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। पिछली क्लास पे हमने एक एक समान रूप से वितरित किसी छड़ पर यदि आवेश हो तो उससे कुछ दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी। साथ ही हमने यदि किसी एक शीट पर, किसी पृष्ठ पर यदि एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उससे कुछ दूरी पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन भी किया था। और आपको ध्यान हो तो वह हमारा लास्ट में निकल के आया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। आज हम अगला टॉपिक अपना कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेट। इसका अर्थ हुआ कि हमने दो प्लेटें ले ली। मान लेते हैं एक प्लेट हमने यहां पर ये ले ली, इस प्लेट पर मान लेते हैं हमारा धनावेश बिखरा हुआ है। इसी से कुछ दूरी पर हमने एक दूसरी प्लेट ले ली, धन तथा ऋण आवेश है। तो मान लेते हैं इस प्लेट पर हमारा ऋण आवेश बिखरा हुआ है। साथ ही ये कहता है समान पृष्ठ घनत्व की। हम जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब हमें इन आवेशित प्लेटों के बीच में यानी कि इस स्थान पर तथा बाहर यानी कि बाहर इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा काम है। हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमने कहा यह वाली जो प्लेट है वो प्लेट ए है और यह जो दूसरी प्लेट है मान लेते हैं यह प्लेट बी है। अब हम प्लेट ए के कारण सबसे पहले विद्युत क्षेत्र देखेंगे कि वह विद्युत क्षेत्र क्या आता है। तो माना सबसे पहले हम लेते हैं, माना प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र को हम ए से प्रदर्शित करें क्योंकि ए प्लेट के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं माना प्लेट बी के कारण, जो आवेशित प्लेट है बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वह मान लेते हैं ई बी से प्रदर्शित करते हैं। पर हम साथ में यह भी चाहते हैं कि यदि मैं इस एक बी प्लेट को छुपा दूं तो हमने पिछले डेरिवेशन में ये देखा था कि किसी एक प्लेट के कारण उससे कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है उस तीव्रता का मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब यदि मैं ए प्लेट को छुपा दूं तो बी प्लेट भी एक आवेशित प्लेट की भांति व्यवहार करेगी। ये बात अलग है कि इसमें धन की बजाय ऋण आवेश है। इससे विद्युत क्षेत्र की केवल दिशा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण आएगा वह इतना ही होगा। इसका अर्थ है ईबी का भी जो मान होगा वह सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर। अब हमें सबसे पहले आवेशित प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्लेट बी को छिपा लेते हैं। हम जानते हैं यह कैसी प्लेट है, धनावेशित प्लेट है। तो धनावेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो इस प्लेट से वैद्युत क्षेत्र जो होगा या वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी इस तरीके से इधर की ओर बाहर में निकलेंगी और इधर की ओर इधर बाहर निकलेंगी। तो बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई ए के कारण, ए प्लेट के कारण जो ई ए वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी क्योंकि यहां से चलेगा इधर की ओर आएगा। ठीक इसी प्रकार से यही विद्युत क्षेत्र यदि बी उपस्थित न हो तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा ए प्लेट के द्वारा उसकी दिशा इधर ही की ओर होगी, यह होगी ई ए। अब हम इधर की तरफ भी देख लें, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि यह धन प्लेट है। हमने कहा यह यदि यह प्लेट है तो इससे वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर इस दिशा में जाएगा
और इधर की ओर इस दिशा में जाएगा। तो चूंकि प्लेट ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र की जैसे ये इधर की ओर निकल रहा है, ये ईए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैसे ईए विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसकी दिशा ऐसे होगी। यानी कि हम यदि यहां पर कोई बिंदु लें तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ईए, वह इधर की तरफ होगी। तो अब हमने तीनों स्थानों पर, मान लेते हैं इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, या इस क्षेत्र को नाम दे दिया हमने P1 क्षेत्र, इस क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को हमने कह दिया, मान लेते हैं P2 क्षेत्र, और जो तीसरा इधर का क्षेत्र है मान लेते हैं ये क्षेत्र है P3 क्षेत्र। तो हमने P1 क्षेत्र पर देखा A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, P2 क्षेत्र के कारण, P2 क्षेत्र में A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और P3 क्षेत्र में इसी A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है। अब हम यहां यह भूल जाते हैं कि अब A प्लेट रखी है। अब हम देखते हैं यदि B प्लेट है तो B प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे लगेगा। हम जानते हैं B प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसे हम EB से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब हम कहते हैं यदि A प्लेट उपस्थित ना होती तो B के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, हम जानते हैं प्लस आवेश से, यहां पर हम बना रहे हैं प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं इस प्रकार से, और माइनस आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं इस प्रकार से। इसका अर्थ है इस प्लेट पर जो वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वो इस प्लेट की तरफ आएंगी। यदि यह ऋण आवेशित प्लेट है मेरी, तो इस पर विद्युत क्षेत्र जो आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, प्लेट की तरफ होगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं प्लेट की तरफ आएंगी, इधर से भी प्लेट की तरफ आएंगी और इधर से भी प्लेट की तरफ आएंगी। तो इसका अर्थ है इस क्षेत्र पर जो बी के कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इस प्रकार होगी, और इसका नाम हम मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है ये बी। अब हम बीच वाले क्षेत्र पर चले। यहां पर मैंने कहा जो विद्युत क्षेत्र होगा यदि ये है तो जैसे विद्युत क्षेत्र इधर से इधर की ओर आएगा ऋण आवेशित प्लेट के लिए, वैसे यहां से इधर से भी इधर ही की तरफ जाएगा। तो यानी कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बी प्लेट के कारण वह ये भी होगी। ठीक इसी प्रकार इस P1 क्षेत्र पर भी जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस प्लेट के कारण, क्योंकि हमने कहा ये प्लेट तो है ही नहीं, अभी आप ये मानिए, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर ही की तरफ होगी, प्लेट की तरफ होगी, क्योंकि ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की भीतर की ओर जाती हैं जबकि धन से बाहर निकलती है। यानी कि यहां पर भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह उसकी दिशा यह होगी। अब हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं प्रत्येक प्लेटों के बीच पर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ई बराबर होगा हमारा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि जिस दिशा में ई ए जा रहा है उसी दिशा में ई बी जा रहा है, तो इन जो परिणामी यहां पर होगा वो इन दोनों के योग के बराबर। यहां हम दिशाएं इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण नहीं होता, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया था। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर ई ए प्लस ई बी के बराबर होगा। ई ए का मान भी हम जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ई बी का मान भी हम जानते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यह दोनों जुड़ेंगे तो ये 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। 2 से 2 कट गया, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा आ गया E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसे हम कहते हैं ये प्लेटों के बीच में है, प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं, तो प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना होगा। ठीक है, यह किस क्षेत्र के लिए था? P2 क्षेत्र के लिए।
P2 क्षेत्र में ये होगा। अब हम बात करते हैं इस P1 क्षेत्र की या P3 क्षेत्र की। तो सपोज मान लेते हैं P1 क्षेत्र में परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E का मान। अब आप देखिए इस P1 क्षेत्र में EA की दिशा तो इधर की तरफ है और EB की दिशा इस तरफ है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इसको लिख लेंगे EA माइनस EB। E बराबर EA की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, हमको पता है EA बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। इसी प्रकार EB की वैल्यू है यह भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है। इससे पूरा ये कट जाएगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0। तो हम कह सकते हैं इस P1 क्षेत्र पर, P1 क्षेत्र यानी कि कहां है, बाहर, प्लेटों के बाहर, परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा निकला है E बराबर 0। ठीक इसी प्रकार तीसरी कंडीशंस जो हमने कहा यह P3 क्षेत्र है, इस P3 क्षेत्र पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो भी निकालते हैं। हम लिखते हैं P3 क्षेत्र में परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हम इसे प्रदर्शित करेंगे और यह भी EA तथा EB के योग के बराबर होगा। अब आप देखिए यहां पर भी EA की दिशा इधर की ओर है और EB की दिशा इधर की ओर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र EA माइनस EB के बराबर होगा। EA का मान भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, EB का मान भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इससे पूरा ये कट गया तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0। तो हमें एक बात यहां पता चली कि इन प्लेटों के बीच पर यदि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित प्लेटें रखी जाएं तो इन प्लेटों के बीच पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसका मान आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। जबकि प्लेट के चाहे इधर तरफ, इस तरफ लीजिए चाहे प्लेट के इस तरफ लीजिए, यानी कि प्लेटों के जो बाहर विद्युत क्षेत्र होगा उनका मान 0 होता है। तो यह डेरिवेशन का जो रिजल्ट है हमारा कि प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यह हमारा तब काम आएगा जब हम अगले चैप्टर्स में, एक हमारा चैप्टर आता है जिसमें हम संधारित्रों के बारे में बात करते हैं, किसी चालक की धारिता ज्ञात की जाती है, उस समय संधारित्र जो बनता है वहां ठीक यही इसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है। उसमें समान पृष्ठ घनत्व की दो, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो वहां पर हमारा ये डेरिवेशन काम आएगा। तो आप इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले समझते हैं गोली कोश क्या होता है। गोली का अर्थ होता है एक गोलाकार आकृति और कोश का मतलब जो अंदर से खोखला हो। और यह जो आवेशित गोली कोश है हमारा, यह दो प्रकार का हो सकता है, एक धात्विक भी हो सकता है और यानी कि एक चालक भी हो सकता है, चालक धातु का, और एक अचालक धातु का। तो ये दोनों के लिए सत्य है, यानी कि चालक व अचालक धातु का गोला हो या धातु का ठोस गोला हो, इन तीनों ही स्थितियों में यह डेरिवेशन के जो परिणाम आएंगे वो सेम आएंगे। किन किन स्थितियों में? पहला, जो गोली कोश हो वो किसी चालक यानी कि कंडक्टर का बना हुआ हो, या गोली कोश किसी अचालक धातु का बना हुआ हो, या यह गोला किसी ठोस धातु का बना हो, यानी कि ये जो गोला है यह धातु का बना हुआ है, या आप कह सकते हैं चालक का गोला हो, चालक धातु का गोला हो। तो इन तीनों के स्थितियों में ये जो हमारा परिणाम निकलेंगे वह बिल्कुल सेम निकलेंगे। सबसे पहले हम इस कंडीशन को लेते हैं गोली कोश। हमने एक इस प्रकार से गोला लिया,
मान लेते हैं यह हमारे पास एक गोला है और यह इसका केंद्र हमने मान लिया, ये है केंद्र है इसका O। थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसका गोले के केंद्र O को। हमने कहा मान लेते हैं जो हमने एक गोला लिया, इसकी जो त्रिज्या थी, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने यह जो हमारा गोला था अंदर से खोखला था, इसीलिए इसको गोली कोश कहते हैं। हमने इसको आवेश दिया, तो यदि यह चालक होगा तो भी इसके आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगा। यदि ये अचालक धातु का बना होगा तो भी आवेश, क्योंकि ये तो कोश है इसलिए उसके पृष्ठ पर ही रहेगा। और तीसरी स्थिति, यदि यह गोला ठोस गोला होता किसी चालक धातु का, तब भी यदि हम इसको आवेश देते तो चालकों में खास बात यह होती है कि जब उनको आवेशित किया जाता है तो उनका संपूर्ण आवेश उस चालक के पृष्ठ पर संचित हो जाता है, यानी कि पृष्ठ पर फैल जाता है, उस धातु के अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता। तो तीनों स्थितियों के लिए डायग्राम यह बनेगा। अब हमने कहा इस पर जो हमने आवेश दिया था, मान लेते हैं उस आवेश का मान है Q। लिखते हैं माना दिया गया आवेश, ये मान लेते Q। अब यह Q आवेश इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। हम गोले के केंद्र से लेकर के मान लेते हैं यह दूरी है हमारी R दूरी पर हम एक दूसरा बिंदु ले रहे हैं। मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है P, इस बिंदु का नाम है P। हमें इस P बिंदु पर इस आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको भी हम ठीक पहले के डेरिवेशंस की तरह करेंगे, सेम वही स्टेप इस्तेमाल करेंगे कि पहले हम जो हमारा फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू E इंटू ds, उससे इस बिंदु पर फ्लक्स निकालेंगे। फिर गॉस के प्रमेय इस्तेमाल करेंगे जिसमें फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन 0 होता है, बाद में दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले इस P बिंदु पर हम एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो हमने इस तरीके से एक गॉसी पृष्ठ ले लिया, मान लेते हैं ये मान लेते हैं P से होकर के जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस P पर एक छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं, यह पृष्ठ, और मान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है वह ds है। तो लिखते हैं माना P पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया जिसका क्षेत्रफल हमने कहा ds है। अब हम कहते हैं इस ds पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, तो हम कहेंगे अतः ds पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, क्योंकि पृष्ठ छोटा सा है तो फ्लक्स भी छोटा सा लेंगे, इसलिए इसको हम d फाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो d फाई बराबर हमारा आ जाएगा, हम जानते हैं कि इस बिंदु पर चूंकि ये गोला आवेशित है तो गोली पृष्ठ या जो गोली कोश है ये इसका सारा आवेश उसके पृष्ठ पर है। तो पृष्ठ से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो पृष्ठ के लंबवत भाग की निकलेंगी। यह विद्युत बल रेखाओं की एक प्रॉपर्टी होती है, उनका एक गुण होता है कि वह जिस भी पृष्ठ से बाहर निकलती है या जिस भी पृष्ठ में प्रवेश करती है, हमेशा वह पृष्ठ के लंबवत ही बाहर निकलती है या लंबवत ही पृष्ठ पर प्रवेश करती है। तो यानी कि यहां से जो विद्युत बल रेखा ये निकल रही होगी इस पृष्ठ से, वह पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। और ये जो जिसको हमने गॉसी पृष्ठ कहा है, ये वाला हमारा जो गोला है इसको हम कहते हैं गॉसी पृष्ठ। इसकी हमने स्वयं कल्पना करी। तो ये गॉसी पृष्ठ और ये अंदर वाला जो गोली कोश है यह सकेंद्रित है, यानी कि इन दोनों के केंद्र एक ही बिंदु पर है।
तो हम कहेंगे यहां से जो विद्युत बल रेखा निकलेगी या विद्युत क्षेत्र निकलेगा, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई इधर की ओर होगी, अर्थात इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलेगी। और हम जानते हैं इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है ds, ds की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, अर्थात यहां पर E तथा ds के जो बीच का कोण होगा थीटा, वह 0 होगा। तो हम निकालते हैं डी फाई, हमारा सूत्र होता है फाई बराबर होता है E इंटू क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल कितना है ds, E इंटू ds के बराबर है। यह डी फाई तो केवल इस छोटे से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है। हमें यदि पूरे पृष्ठ से, इस पूरे गोली पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स को ज्ञात करना है, तो हम इसका समाकलन कर देंगे। तो हम समाकलन करते हैं, तो इधर का भी समाकलन कर देते हैं डी फाई, इधर का भी समाकलन कर दिया हमने E इंटू ds। तो हम दो सदिश हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। और हम जानते हैं थीटा बराबर तो है 0, तो हम लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर है 0, तो कॉस 0 बराबर हो जाएगा 1। तो ये जो हमारा आएगा इंटीग्रेशन डी फाई, यह बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds, क्योंकि कॉस थीटा का मान 1 आ जाएगा। अब जब इस फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स मिलेगा, जिसका मान पाई हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इंटू इंटीग्रेशन ds। अब ये ds क्या है, यह इस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसके समाकलन का अर्थ हुआ कि यहां पर जितने भी छोटे छोटे करके जितने भी क्षेत्रफल बनेंगे इस गोली कोश के पृष्ठ पर, उनका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि गोले का क्षेत्रफल जो होता है, इसका सूत्र हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो इसका यहां इस्तेमाल करेंगे तो ये E का मान तो आ जाएगा E गुणा ds का मान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें पता चल गया फाई बराबर होगा E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं यह समीकरण 1। अब हम गॉस की प्रमेय को यदि ध्यान रखें, तो गॉस की प्रमेय कहती है किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स यानी कि फाई पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्योंकि इस पृष्ठ पर कुल आवेश की मात्रा कितनी है, Q, तो ये फ्लक्स निकल के आ जाएगा। लिख देते हैं यहां पर गॉस प्रमेय से फाई बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। यह हमारी होगी समीकरण 2। समीकरण 1 भी पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स को बताती है, समीकरण 2 भी पृष्ठ से निकलने वाले, इस गॉसी पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स को बताती है। यदि इन दोनों के बाएं पक्ष समान हैं तो दाएं पक्ष भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जब 1 व 2 से हमने निकाला तो इनके दाएं पक्ष आ गया E गुणा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, और इसका दाएं पक्ष आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यह E का मान यदि निकालें तो ये पूरा पद इसके नीचे चले जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, और अंश में हमारा है Q। इसको क्रमवत लिखें तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। और यह हमारा उस विद्युत क्षेत्र का मान आ गया जो कि P बिंदु से बाहर की ओर निकल रहा है। यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P बिंदु। अब यह हमारी पहली स्थिति तब थी जब यह P बिंदु इस गोली कोश के बाहर स्थित है। तो हमने पहली स्थिति कब निकाली कि जब P बिंदु गोली कोश के बाहर है। अब दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं, यदि P बिंदु
पृष्ठ पर स्थित हो। पृष्ठ पर अर्थ हुआ कि यह बिंदु यहां से घूम करके अब की बार यहां पर आ गया। यदि यह बिंदु यहां पर आ जाएगा तो जो हमने O से लेकर के P तक की दूरी, अब हमने कहा P यहां पर आ गया, O से P तक की दूरी जो स्मॉल r ली थी, अब वह किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R, यानी कि गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यदि यह स्थिति होगी तो हम लिखेंगे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और यदि यह स्थिति होगी तो इसी वाले फार्मूले में हम लिख लेंगे, ये हमारी समीकरण 3 है, तो लिखते हैं समीकरण 3 से हम निकालेंगे तो यह हमारा आ जाएगा E = 1/4πε0, Q की जगह Q आ गया और स्मॉल r की जगह हम क्या लिख लेंगे? कैपिटल R लिख लेंगे, तो यह कैपिटल R²। तो गोले के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली E बराबर 1/4πε0 Q/r² के बराबर है। अब हम इसकी तीसरी स्थिति लेते हैं कि तीसरी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो। तो जो हम तीसरी स्थिति लेंगे वह तीसरी स्थिति होगी गोले के पृष्ठ के भीतर एक बिंदु लेते हैं। तो इसके लिए आगे चलते हैं। अब हम तीसरी स्थिति ले रहे हैं कि जब बिंदु P पृष्ठ के भीतर हो, यानी कि बिंदु P को इस बार हमने यहां पर मान लिया। इसका अर्थ है यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी नई स्थिति में, यह दूरी OP की दूरी स्मॉल r के बराबर होगी। इसका अर्थ हुआ कि जो स्मॉल r है वह छोटा होगा इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R से। अब हम यहां पर एक फिर से गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो हमने इस तरीके से यहां एक दोबारा से गॉसी पृष्ठ बनाया, यह पृष्ठ बनाया और फिर पहले की तरह यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया इसी की तरह ds। तो ds की दिशा भी इधर होगी और E की दिशा भी इधर होगी। तो हम लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला फ्लक्स। यह अब की बार ds ये वाला है, लेकिन सब चीजें सेम इसकी तरह होगी। निकलने वाला जो फ्लक्स होता है हम जानते हैं वो d फाई बराबर E इंटू ds के बराबर होता है। और संपूर्ण इस अंदर वाले गोले से पूरा फ्लक्स निकालेंगे तो हम समाकलन कर देंगे, d फाई बराबर इंटीग्रेशन E इंटू ds के बराबर हो जाएगा। और यह हमारा आ जाएगा E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। यही की तरह थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 तो कॉस 0 बराबर 1। तो पूरा फ्लक्स जो होगा फाई वह बराबर हमारा निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds के बराबर होगा। E पहले की तरह बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा ds। फिर से ds क्या है? इस गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने पीछे लिखा था गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो यह लिख देंगे फाई बराबर आ जाएगा हमारा E गुणा 4πr²। फिर से मान लेते हैं यह हो गया समीकरण 1 इस वाले डेरिवेशन के लिए। या हमने पीछे 3 समीकरण ली थी तो मान लेते हैं इसको 4 ले लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां हमने एक समीकरण निकाल दी। अब हम लिखते हैं गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय कहती है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो कि फाई होता है, इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। लेकिन आप देखिए तो अंदर वाला जो ये गोला है, इस गोले के अंदर आवेश की मात्रा कितनी है? आवेश की मात्रा तो 0 है, क्योंकि जो संपूर्ण आवेश है यह तो इस बाहर वाले गोले पर जो हमारा गोली कोश है उसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। तो अंदर चूंकि आवेश की मात्रा 0 है इसलिए यहां क्यू की जगह क्या आ जाएगा 0, इसलिए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अब ये समीकरण 4 हो गई और फाई बराबर 0 ये हमारी होगी समीकरण 5। फिर से वही समीकरण 2 है, दोनों के बाएं पक्ष बराबर है फाई फाई, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 व
5 से, तो यानी कि ये आ गया E गुणा 4 पाई R स्क्वायर बराबर इस फाई का दाएं पक्ष यानी कि 0 के बराबर। तो इस पूरे को यहां 0 में ले जाके भाग देंगे तो वैद्युत क्षेत्र E किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसका अर्थ हुआ इस गोले के भीतर या गोली कोश के भीतर कोई भी बिंदु लीजिए, चाहे आप केंद्र लीजिए, चाहे यहां पर बिंदु लीजिए, चाहे यहां लीजिए, या फिर गोले के पृष्ठ से जस्ट अंदर भी यदि कोई आप बिंदु लीजिए, तो सब जगहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो हमें पता चला कि आवेशित गोली कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है 3 बिंदुओं पर, और सबसे बाहरी बिंदु पर जो गोली कोश के यदि वह बिंदु बाहर स्थित है, तब हम कहेंगे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो निकलती है E = 1/4πε0 Q अपॉन, और वहां पर आता है कैपिटल R की जगह स्मॉल r का स्क्वायर, हमने पहले निकाला था। दूसरा, यदि गोले के पृष्ठ पर निकालें तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आता है E = 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस बिंदु पर स्मॉल r जो होता है ये वाला, यह गोले की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर हो जाता है, गोली कोश की त्रिज्या। और तीसरी स्थिति हमने ये वाली निकाली, जब बिंदु P पृष्ठ के भीतर स्थित हो, तब हमने देखा विद्युत क्षेत्र का मान 0 आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर कोई परेशानी होती है, कहीं पर कुछ समझ में ना आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं एक बार दोबारा कोशिश करूंगा इसको और अच्छे तरीके से समझाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।